अपने समाज, अपने दर्शक को क्या परोस रहे हैं, ये सीधे सीधे उसके साथ धोखा कर रहे हैं। और इस पर विस्तार से बात करने के लिए मैं हम सबके जाने पहचाने चेहरे, देश के जाने वाले पत्रकार अशोक वानखेड़े जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे इसकी पड़ताल करके नीर शीर विवेक से बताएं कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। अशोक। आदरणीय मंच और मंच से भी ज़्यादा आदरणीय श्रोता, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को देख रहा हूँ, जिनको पढ़ के, जिनको देख के, जिनको सुन के हम बड़े हुए। सोशल मीडिया का संकट छोड़िए, मीडिया कब संकट में नहीं था ये भी देखिए। अंग्रेजों के टाइम से आज तक मीडिया में हमेशा दो धाराएं रही है, एक सरकार का पक्ष, एक जनता का पक्ष, और ये हमेशा होता रहा है। जब हम प्रिंट मीडिया में थे तब भी हमको पता था कि कुछ अखबार वही लाइन ढोएंगे जो सरकार कहती है। आपने जागरण का नाम लिया, आपने कहा कि ये खबर ही नहीं छपी, 7वें पन्ने पे छपी। अब जिसका मालिक भाजपा से राज्यसभा में जाता हो, उससे ये तो अपेक्षा मत करो कि वो भाजपा के खिलाफ की सरकार की खबर दे। जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो हमारे यहाँ लोकमत एक अखबार छपता था, उसके मास्क हेड के ऊपर लिखा रहता था कि कांग्रेस के विचारों का पुरस्कृत करने वाला अकेला विदर्भ का अखबार। अब जो कांग्रेस के विचारों को पुरस्कृत करेगा, उससे कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने वाला तो कोई मिलेगा नहीं। तो ये संकट हमेशा रहा है, और ये संकट से तब तक लोग थे, मतलब कई बड़े पत्रकार, सीनियर पत्रकार, आपने राम से लेकर अरुण शौरी तक कई लोग हैं कि वो लगातार लड़ते भी रहे, एस्टेब्लिश भी करते रहे। फिर उनकी साख को राजनीतिक लोगों ने खुनाया भी, उनको राज्यसभा, लोकसभा, मंत्री पद का आलोक ये भी दिया है, ये चला है। लेकिन सोशल मीडिया में फ़र्क इतना ही है कि यहाँ बिना लागत का धंधा है। ये आपके पास मोबाइल है 10,000 रुपये का, आपको स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं है, 4 किताबें रख के पीछे ग्लास रख लो, सामने जो मन में आया बोल दो और शुरू हो जाओ। अपना यूट्यूब लॉन्च मतलब कर दो, रजिस्टर कर दो, पैसा लगता नहीं है, लोग देखे न देखे। मेरे यहाँ प्रेम करके एक ड्राइवर था, एक दिन मेरे प्यून ने, हमारे ऑफिस के प्यून ने बताया कि प्रेम ने भी एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। अब वो दिन भर बातें सुनता था और शाम को जाके अपनी भाषा में कि बहुत गलत हो रहा है, अभी देखो दिल्ली वाले, अभी समझ लेना चाहिए तुमको। तो मैंने एक दिन उसको देखा, मैंने बोला साहब इसमें कुछ नहीं लगता, तो मैंने भी शुरू किया, तो शुरू करो। सवाल क्रेडिबिलिटी का है, क्रेडिबिलिटी जिसकी रहेगी वही रहेगा। ये समुंदर है, डेड बॉडी जो है किनारे पे लगती है और जीवित लोग अंदर रहते हैं। कई यूट्यूब आए, यूट्यूब गए, यूट्यूब में किसी की व्यूवरशिप ज़्यादा है, जैसा आपने थंबनेल बताया, कुछ थंबनेल तो ऐसे भयानक होते हैं कि कुछ चैनल सिर्फ थंबनेल पे चलते हैं, लेकिन उसकी भी इकोनॉमिक्स अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मायापुरी, क्योंकि शाह साहब भी बैठे हैं, रंजय भी फिल्म से ताल्लुका रखते हैं, मायापुरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली फिल्मी मैगजीन रहती थी, लेकिन कोई फिल्म वाला उसमें ज़्यादा विज्ञापन भी नहीं देता था, क्योंकि वो गॉसिप और वो पान की दुकान पे और नाई की दुकान पे बिकने वाली थी। लेकिन माधुरी और फिल्म फेयर उसकी एक जगह थी और वही मायने रखते थे। स्क्रीन एक अखबार निकलता था वीकली, उसकी एक जगह थी, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी थी। तो आप इस पर मत जाइए कि 4 मिलियन है, 10 मिलियन है, 10 मिलियन में व्यूवर्स कितने हैं। वो व्यूवर सिर्फ 1 सेकंड के लिए आता है और जाता है कि वो परमानेंट रहता है, क्योंकि किसी को भी व्यूवरशिप डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप व्यूवरशिप डेवलप भी करोगे तो उसको रिटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप एक फिल्म लिखते हो, वो सुपर हिट होती है, उसके बाद दूसरी सुपर हिट फिल्म देना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और फिर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ही वो लोग आज भी अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर रखे हैं कि जो प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक से यूट्यूब पे आ गया। बहुत सारे वो लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी आज है, वो वही लोग हैं जो मोदी जी के प्रकोप झेलते हुए चैनलों से बाहर हो गए या उनके एग्रीमेंट कैंसिल हो गए। ये मंच पे बैठे हुए और बाहर हम तमाम लोग आज हम इसलिए भी बोल रहे थे कि हम सब एक समय था कि EBP के पैनल पे हम सब साथ में मिला करते थे, रोज़ लंच साथ में होता था, डिनर साथ में होता था, इतने प्रोग्रामिंग होते थे। लेकिन फिर उसके बाद सब अब ऐसे ही आयोजन में मिलना होता है। कुल मिलाकर क्रेडिबिलिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको यूट्यूब कितना रेवेन्यू देता है मायना नहीं है। आप यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाओ और एक
छोटा चाय वाला दुकान वाला आपसे चाय पिला के जब पूछ तो कितना पैसा हो गया, तो बोलिए फोटो खींचनी है आपके साथ, हम आपको रोज़ सुनते हैं। वो आपका अचीवमेंट है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वेदनाओं को आप जबान दे रहे हो। फिर धनंजय ने कहा कि हाँ, हर आदमी बायस होता है, मैं भी मतदान करता हूँ, किसी ना किसी को तो मत देता हूँ, लेकिन जब आप पत्रकारिता के लिए लेखनी हाथ में पकड़ते हैं या कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो आपको निष्पक्ष होना होता है। और ये जैसा कि सर ने कहा, ये मेडिटेशन का ही एक पार्ट है कि आप जब कैमरे के सामने पत्रकार करके बनोगे तो आपको डिटैच होना पड़ता है सबसे। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने ऐसे ग्रुप में भी काम किया। मैंने फ्री प्रेस जर्नल से मेरा पत्रकारिता शुरू की। बहुत छोटा अखबार था लेकिन बहुत पुराना अखबार है। जेके करनानी उसके मालिक हुआ करते थे। वो हमेशा एक बात कहते थे कि मैं तुमको तनख्वाह ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं फ्रीडम पूरा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे खबर में सत्यता चाहिए। और खबर यदि सत्य हो और आपके पास प्रूफ हो तो आप खबर लिखिए, किसी के भी खिलाफ खबर लिखिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और उसी चैलेंज को लेते हुए मैंने एक खबर जो लिखी थी, वो हम उनके सगे साले जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनका एक सिनेमा हॉल उन्होंने तोड़ के 2 सिनेमा हॉल बनाए। कोई मैप पास नहीं किया, कुछ नहीं किया। और एक दिन किसी ने मुझे ऐसे ही टॉन्ट मारा, सारी दुनिया पे लिखते हो, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है पता है वानखड़े? बोले बिना मैप का ये सब हो गया। मैंने निकाला, वस्तुस्थिति देखी, नहीं किया तो मैंने स्टोरी फाइल, उनको एक लंबा चौड़ा पेनल्टी लगा। और जब उन्होंने कहा कि अशोक वानखड़े को नौकरी से निकाल दिया जाए तो जेके करनानी इंदौर आए, उन्होंने मेरा प्रमोशन किया, मुझे इंक्रीमेंट दिया, बोला आई नीड पीपल लाइक यू। तो ये जब आप इस तरह से ग्रूम होते हो, ऐसे मालिक भी चाहिए। एसपी सिंह बता करते थे कि रविवार में आप काम करते थे, शीतल भाई शायद आप ही से किस्सा सुना है मैंने ये, कि एसपी सिंह एक विज्ञापन आया 11th और पे, और मालिक विज्ञापन लगा कि चले, मालिक ने बोला विज्ञापन लगना चाहिए, एसपी ने कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी आर्टिकल नहीं निकलेगा। फिर एसपी उधर उधर हो गए तो मालिक ने आके वो विज्ञापन चिपका दिया। एसपी आया, बहुत जोर से डांटा उन्होंने पेस्टर को कि ये क्या कर दिया, उठा इसको, फिर आर्टिकल लगाओ। उनकी डांट सुन के मालिक जो है अभी सरकार धीरे से गाड़ी लेके घर निकल गया है, लेकिन एडिटर को उन्होंने अहमियत दी। तो ये क्रेडिबिलिटी तब भी है, आज भी है लोग क्रेडिबल, आज भी नहीं बिकने वाले लोग हैं। नहीं तो आजकल क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, यूट्यूब पे व्यूवर बढ़ाओ और एक बार व्यूवरशिप बढ़ गई तो फिर डील करो। वो था ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। यहाँ ऐसा है, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद बाद में अडानी पूछे बता तुझे क्या चाहिए। और ऐसे बिकने वाले लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप नहीं बिकते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी है। मैं कहता हूँ व्यूज कम हो, कई बार हमारे यहाँ भी यही क्रेडिबिलिटी का है। जैसा धनंजय ने कहा कि जब ये करते हैं तो 2 लोग आके कहते कि चलेगा नहीं है। हमने कहा कि चलेगा नहीं का मतलब क्या है? 10 बच्चे मर जाते हैं, जल के मर जाते हैं, और जो वहाँ आग बुझाने के लिए जो रखा हुआ था सिलेंडर, वो 19 में लगाया था, 20 में उसकी एक्सपायरी हो गई, हम 24 में हैं। मॉकड्रिल भी हुई वहाँ पे और उसका ऑडिट भी हुआ, और ऑडिट ने भी कह दिया कि इट्स ओके, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। जब ये खबर आपके पास आती है तो आप इसकी पड़ताल तो करनी पड़ती। देखिए, एक बार अरुण शौरी आए थे, जब चंद्रशेखर जी की पदयात्रा इंदौर से जा रही थी, तो अरुण शौरी भी उस पदयात्रा में था। इंदौर में आए तो हमारे ऑफिस विजिट की। हमारे ऑफिस में जो हमारे संपादक थे वो अरुण शौरी जी के बड़े जानकार थे, तो उन्होंने ऑफिस विजिट की। तो सबसे बात हो रही थी पत्रकारों से, हम सब जूनियर लोग थे। तब अरुण शौरी ने कहा कि कोई कहता है कि कुरान में ये लिखा है, व्हाई डू यू बिलीव दैट, व्हाई डू गो टू सम क्लर्जी, वो तो अपने हिसाब से बताएगा। देयर आर ट्रांसलेशंस अवेलेबल ऑफ कुरान इन ऑल द लैंग्वेजेस। इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में कंफर्म करो, आप मराठी हो तो मराठी में एक बार पढ़ो, कहीं ना कहीं तो सब चीज़ें सच्चाई मिल जाएगी। एंड बिलीव इन दैट। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, ऐसा नहीं। रोज़ खबरें आती है, इतने लीगल इश्यूज आते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि यदि कोई लॉ को नहीं जानता, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हाथ में दे दूँ, वो बता दे मुझे कि वो छूट गया कि उसको सजा मिले, इतना क्रिटिकल रहता है। तो आपको कई बार वकीलों को पूछना पड़ता है, आपको साइंटिस्ट को पूछना पड़ता है। कोई कहता है कि उत्तराखंड में रोड बनने से ये हो गया, तो जस्ट कांट से किसी ने कह दिया ऐसा। तो आप 2-4 JNU के कोई या IIT के कुछ इंजीनियर्स को पूछिए, साइंटिस्ट को पूछिए, आपको मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं, दुबे जी और हमने कई बार कई इश्यूज़ पे बात की कि ये हुआ कैसे।
उनको भी पता नहीं पड़ रहा, हमको भी नहीं पता पड़ रहा कि ये वोटर बिहेवियर ऐसा क्यों कर रहा है, रिजल्ट ऐसे क्यों आए। हम सोचते ऐसा नहीं है कि हमारे लिए प्रश्न नहीं है, लेकिन वो प्रश्न सोचने चाहिए। आएगी भीड़ तो बहुत आएगी, बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे लखनऊ में, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे हज़ारों की तादाद में, लेकिन 2-4 रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं कि जहाँ लाइन लगा के लोग जाते हैं और बाकायदा लोग आधा घंटा वेट करते हैं, 1 घंटा वेट करते हैं और जो खाना चाहिए वो खा के जाते हैं। कई फिल्में आती है, कई चीज़ें आती है, फिल्में आती हैं, हज़ारों फिल्में बनती है, रिलीज़ होती है और मर जाती है। कुछ फिल्में हैं वो लगातार सुपरहिट होती है, लोग लाइन लगा के 3-3 दिन पहले बुकिंग करके जाते हैं। इसका मतलब उनके पास कुछ है देने के लिए, लोग लेने को तैयार हैं, आपको देने के लिए चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा धनंजय कहते हैं क्राइसिस तो हमेशा रहेंगी। ये आपको जहाँ थोड़ा सा लोगों को लगा यहाँ नाम मिलता है, पैसा मिलता है, यहाँ कूदने वाले लोग बहुत होंगे। 2 टाइप के पत्रकार होते हैं, एक पत्रकार ये होते हैं कि जिनको मिशन के तहत पत्रकारिता करनी है, चलो भाई हमारी इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत से हम खुश हैं और हम काम कर रहे हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं कि उनको पैसा ही कमाना है, और जब पैसा ही कमाना है आपको तो फिर उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। आप किसी को ब्लैकमेल करिए, कभी किसी को करिए। एक बार गडकरी ने मुझे किस्सा सुनाया था वहीं पत्रकारिता पर। उन्हें कहा कि बाला साहब ठाकरे ने मुझे बुलाया और उसके पहले बाला साहब ठाकरे ने कुछ उनको कोई चिट्ठी लेकर आया था बाला साहब ठाकरे की कि एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाए। तब ये PWD मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, तो उन्हें कहा कि इसको दे नहीं सकते, तो उन्होंने दिया। 3 दिन बाद बाला साहब ठाकरे ने बुलाया, जिनको लगा कि आज मेरा इस्तीफा है, तो बाकायदा इस्तीफा पॉकेट में लेके वो बाला साहब को मिलने गए। तो बाला साहब ने कहा कि अरे बैठ नितिन, बहुत ये मेरे मित्र हैं और तुम्हारे रोड की बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं नितिन को तुमको मिलवाता हूँ, इसलिए मिलवाया। और फिर नितिन ने कहा कि मुझे तो लगा कि आप मेरा इस्तीफा लेंगे कि उन्होंने आपका काम नहीं किया। उन्हें कहा नहीं, ऐसी रोज लोग चिट्ठियाँ लेने आते हैं, मैं मना नहीं कर सकता, चिट्ठियाँ देता हूँ, लेकिन तुम मेरिट पे काम करो। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक चुनाव के दौरान संभाजी नगर, यानी जिसको औरंगाबाद कहते थे पहले, वहाँ एक फ्लाईओवर प्रॉमिस किया है। अब लोग मुझे पूछने लगे हैं तो ये फ्लाईओवर जल्दी बनवा दो। नितिन गडकरी आए, उन्होंने देखा कि फ्लाईओवर जल्दी कैसा बनेगा। अपने यहाँ कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एक काळे नाम का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसकी रिटायरमेंट के आखिरी 6 महीने बचे थे और वो अमरावती का रहने वाला था, इसलिए उसने पोस्टिंग अपने डिवीजन में ली थी। तो उसका ट्रांसफ़र उन्होंने औरंगाबाद करवाया। तो उन्हें कहा कि साहब मेरे आखिरी 6 महीने हैं। उन्होंने कहा काळे आखिरी 6 महीने में एहसान कर एक फ्लाईओवर जल्दी बनवा दे। काळे बहुत ईमानदार था, उसने कहा कि साहब ये फ्लाईओवर का काम मेरे को मत बताइए, ये इसमें बहुत पैसा वैसा होता है, मैं थक जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, काम शुरू करो। काम शुरू हुआ, बीच बीच में जाते थे। एक दिन कलेक्टर, SP और गडकरी बैठे, वो काळे आया और बहुत उसका चेहरा बहुत ढीला था। तो उसने पूछा क्या हुआ काळे साहब? बोला यहाँ पत्रकार बड़े परेशान कर रहे हैं। बोला क्या? बोले एक पत्रकार है, लोकल वीकली निकालता है, मर्सिडीज में आता है, और उसने बोला कि 40,000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं ये पुल नहीं बनने दूंगा। और मैंने जिसको भी पूछता हूँ कहते नहीं है, तो जिसको तो पैसा देना ही पड़ता है। तो नितिन गडकरी ने SP को पूछा, SP बोला हाँ पुलिस वाले भी बहुत परेशान है, वो पैसे लेके जाता था, वो पता नहीं लोग डरते हैं। तो गडकरी ने उसको कहा कि तू तो ईमानदार है ना काळे? बोले हाँ, मेरे तनख्वाह से 20 दिए तो बाकी 20 के लिए पीछे पड़ा हुआ है। बोले एक काम कर, गलत बात होगी लेकिन तू इसको अब कर ही ले। बोला तू पत्रकार को बुला ले बाकी 20 के लिए, तेरे ठेकेदार तेरे से खुश है क्योंकि तू उनसे रिश्वत नहीं लेता। तो बोले ऐसे में उन ठेकेदारों के पास लठित होते, अपने गुंडे होते हैं, तो उनको बुला ले, उनको कहा कि भैया मुझे एक आदमी को ठीक करना है। बोले इतना मारना कि वो मरे नहीं, लेकिन हाथ पर टूट गया तो ठीक है, बाद में मैं देख लूँगा। SP साहब भी बैठे, वो बोला साहब मैंने मच्छर नहीं मारा, मैं जीवन में ऐसा थोड़ी करूँगा। बोले अरे तू करके तो देख। वैसे ही हुआ, उसने 4 लोगों को बोला, ठेकेदार बड़ा खुश हुआ। इंजीनियर साहब ने पहली बार निजी काम बताया, पैसा तो लेता नहीं बेचारा, तो उसने भेज दिए 4 लोग। अब वो पत्रकार आए, बैठे, तो ऐसा कि हुआ, दरवाज़ा बंद हुआ, सुताई हुई, वो एडमिट हुए। अब SP परेशान कि अभी तक संपादक महोदय ने कंप्लेंट ही नहीं की, कहीं पुलिस में केस नहीं हुआ। वो सारे थाने को पूछे, बोले उसका कुछ पार्टी का आया क्या? बोले नहीं साहब, वो भी तो कुछ नहीं है, लेकिन एडमिट है हॉस्पिटल में। SP खुद मिलने गया, वो बिल्कुल बेचैन था कि इसने कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो SP मिलने गया तो उसने SP को कहा कि एक दिन ऐसा मूड हुआ, घर में पुराना स्कूटर था, वो मैं स्कूटर लेके रोड पे निकल गया, उसका ब्रेक वायर टूट गया तो एक्सीडेंट हो गया मेरा, इस वजह से ये लगा और कुछ नहीं। फिर गडकरी जब गए तो गडकरी ने बोला क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं साहब, उसने कंप्लेंट भी नहीं की और ऐसा बोल रहा था। बोले मुझे पता था ये कंप्लेंट नहीं करेगा। उसका कारण है, यदि उसको पता पड़ा कि PWD वाले ने पीटा तो उसका वेट्स एंड मेजर, सेल टैक्स से लेके तमाम RTO तक सब लोग रोज सुताई करते हैं। तो
पत्रकार दो टाइप के, कई टाइप के होते हैं। आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में रहते हो। आपको सम्मान अर्जित करना है, आपको पैसा अर्जित करना है, दो चीज़ें हैं। पैसा भी अथा है, और यूट्यूब आने के बाद तो अथा है, बड़े बड़े डील होते हैं, और लोग चार्टर से घूमते हैं, पेंट हाउस में रहते हैं, वो सब हमने देखा है। और आपको करना है तो आप ईमानदारी से करिए। व्यूवरशिप आपको हो सकता है कि आपके 10 मिलियन ना हो, लेकिन जो भी व्यूवर है वो दिल से आपसे जुड़ता है, वो इम्पैक्ट वाला व्यूवर है। आप कुछ बोलोगे तो उसका इम्पैक्ट होगा। ये लोग जो जानते हैं कि ये इम्पैक्ट वाला यूट्यूब चैनल है, वो आपको तवज्जो देगा, वो आपको इज्जत देगा। क्योंकि पॉलिटिशियन भी जानते हैं कि छिछोरे पत्रकार कौन है, सीरियस पत्रकार कौन है, जिसके लिखने से या बोलने से इम्पैक्ट कितना पड़ता है, और जिसके बोलने पे लोग वैसे ही हंस के टाल देते हैं मायापुरी टाइप्स। तो ये क्रेडिबिलिटी तभी भी रहेगी, हमेशा जिसकी क्रेडिबिलिटी है रहेगी। हमें ये देखना है कि ये संकट के लड़ने के बजाय हम अपनी क्रेडिबिलिटी ठीक करें। जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बने रहना चाहते हैं और जो सोचते हैं कि नहीं ये लोग भीड़ आ रहे हैं, भीड़ आने दीजिए। भीड़ से आप अलग दिखोगे तो फिर जो आदमी 48-40 किलो का था, कुछ कपड़े एक नीचे पंचा पहनता था, ऊपर पंचा पहनता था, हाथ में लठ लेके, वो भी अपने सपोर्ट के लिए देश देश घूमता था, पूरे देश में घूमता था, महात्मा गांधी। आज विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ उनके नाम से रोड नहीं है और जहाँ उनका स्टैचू नहीं है। तो वो भी तो अलग ही थे, वो भी गुजरात से आए थे, वो भी अलग है, ये तो गुजराती भी अलग ही है। तो यही आपको वैरायटी मिलती है। गुजरात से देखो कितने भांति भांति प्रकार के लोग आ रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे गुजराती खराब होते, और ये भी नहीं कह सकते कि सारे गुजराती अच्छे होते। तो वैसे ही सोशल मीडिया पे है, यहाँ पे आपको बहुत गंद भी मिलेगी, यहाँ पे आपको ये भी मिलेगी। हाँ, एक बात ज़रूर है, सोशल मीडिया पे एक इम्पैक्ट ज़रूर मिलता है। अखबार में आपने जो लिखा या चैनल पे जो आपने बोला, उसका रिएक्शन ठीक से समझ में नहीं आता। यहाँ पे आप जो बोलते हो या आप जो प्रेजेंट करते हो, वो तुरंत आप देखिए, यदि आपके 4000 कमेंट है, उसमें से रैंडम भी आप चेक करें तो आपको एक समझ में आता है क्या है। हमारे यहाँ हमारा एक कलीग है न्यूज़ लॉन्चर पे, और वो बिहार की सरकार दिन में 3 बार गिराता है। तो अभी किसी ने कमेंट दिया, और हमने, जब मैं कल वापस आया ना महाराष्ट्र से, तो आते से ही मुझे चित्रांश ने कहा कि भाई पहले कमेंट पढ़िए आप। कमेंट पढ़ने के बाद मैंने बोला, अब भाई अपने यहाँ बिहार में कम से कम 15 दिन तक कुछ टूरी नहीं चाहिए। सरकार गिर भी गई तो हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। क्योंकि उसने कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट लिखा था। उसने कहा कि सर बहुत इज्जत करता हूँ मैं आप लोगों की, ये न्यूज़ लॉन्चर पे क्या है गंद फैला कर किया आपने, कम से कम एक ऐसा बोले, ये राहु जैसा ग्रहण लग जाए आपको, ये मत करिए, इसको थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखिए। हमने उसको भी सुना है, मैंने मित्र ये देख लिया, लोग ऐसे गाली दे रहे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, आपको लोग रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन से समझ में आता है। उसमें एक दूसरा और भी एक इविल है, उसको भी आपको रखना पड़ता है कि कई बार आपको डिस्टेबल करने के लिए एक फौज, पेड़ फौज आप पे टूट पड़ती है। और ये क्योंकि हम सरकार को सवाल पूछते हैं तो लोगों को लगा कि हम मोदी विरोधी हैं। हम तो कोई भी सरकार में आए, यूपीए सरकार थी तब भी हमने यूपीए को सवाल पूछे, तब बीजेपी वाले हमको दोस्त मानते थे, अब बीजेपी वाले हमको दुश्मन और कांग्रेसी दोस्त मानते हैं। हरियाणा के चुनाव के बाद जब कांग्रेस का विश्लेषण किया कि हाथी आई हुई बाजी कैसी हाथ से निकल गई, क्योंकि जो चीजें दिखती है सामने, मक्खी दिख रही तो निकलेगा थोड़ी आदमी। हम खुद हरियाणा घूम रहे हैं, हम देख रहे थे, गांव में जा नहीं रहे, आपके 11 में से 9 मंत्री हारते हैं, आपका प्रदेशाध्यक्ष हारता है, आपका स्पीकर हारता है, आपके सभा में 10,000 से ज्यादा भीड़ नहीं है, बाकी जगह लाखों से भीड़ है, इसके बाद भी आप हारते हैं। तो कुछ सीटें कैसी बिकी गई, और जब इसका विश्लेषण किया तो कांग्रेस के ही प्रपोज जो लिफाफा पत्रकार होते हैं, उसमें से किसी ने एक बहुत बड़ी स्टोरी की कि नितिन गडकरी ने अशोक वानखेड़े को 20 करोड़ रुपए दिए, काय के लिए? केसी वेणुगोपाल को बदनाम करने के लिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, केसी वेणुगोपाल बदनाम हो गया तो नितिन गडकरी को क्या मिलेगा? नितिन गडकरी को यही मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र यदि बीजेपी जीत जाए वो मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जिसको अपना मंत्रालय पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, जिसको ये पता नहीं कि मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, वो अपना आगे का इतना फॉरवर्ड ट्रेडिंग कैसा करेगा? लेकिन क्योंकि उसने वहाँ से लिफाफे आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस के खिलाफ वानखेड़े बोले तो आपको बुरी, तो दनादन शुरू हो गए। तो वो आपको ये हो जाता है, आपका परिवार आपको पूछता है, आपका बेटा पूछता है, पापा ये 20 करोड़ वाला मेरे पास किसी ने भेजा। फिर मेरी पत्नी कह रही थी, वो भी पत्रकारिता में, बोला अशोक के 20 करोड़ का कौन है ये आदमी? मैंने बोला भेजा है ना, कम से कम गेट इज भी करोड़पति एटलीस्ट।
कम से कम इस बात का गर्व करो कि तुम्हारा पति करोड़पति है, 20 करोड़ मिल गया। तो ऐसे भी आपको हतोत्साहित करने वाले लोग होंगे। तो ये आपको हमेशा देखना होगा, ये लड़ाई अपनी खुद की है। यदि हम सोशल मीडिया में हैं तो ये कहने के बजाय कि सोशल मीडिया में गंद आ गई है, सोशल मीडिया क्रेडिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी है सोशल मीडिया की। आपकी क्रेडिबिलिटी है, शीतल जी आपकी है, आपकी है पाठक की। कौन कहता है क्रेडिबिलिटी नहीं है? आप मार्केट में जाइए, आप लोग इज्जत से देखते हैं। वो भी लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, वो भी लोग किसी मार्केट में। तो ये हमेशा थे। बुद्ध की बात की सर ने, बताइए, उसी बुद्ध को गाली देने वाले भी 10 पैदा होंगे, 10 लोग थे। आपने पतंजलि की बात कही, आज पहली बार मुझे पता पड़ा कि पतंजलि में अच्छा भी होता है। नहीं तो हमने रामदेव बाबा को धंधा करते हुए देखा तो पतंजलि को हम गाली दे रहे थे। आज ये नई बात सीखने को मिली हमको। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। आपको पतंजलि के बारे में अच्छी बात भी है, लेकिन पतंजलि का व्यापार करने वाले गलत लोग भी फंसे हैं। तो अच्छी चीज़ को भी गलत आदमी यदि पेश करे तो गलत होगा, अच्छी चीज़ को अच्छा आदमी कोई पेश करेगा तो उसको चार चांद लगाएंगे। तो क्रेडिबिलिटी ये आपका अपनी लड़ाई है, खुद की लड़ाई है। और संकट 24 घंटे रहेगा। सूरज उगेगा तो राहु बीच बीच में उसको ग्रसित करेगा, ग्रहण बीच बीच में लगते जाएंगे। उस ग्रहण से पार पाना है और हतोत्साहित होने के बजाय लगातार पूरे ताकत के साथ। ये तो जब ऐसा कुछ होता है, क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस आते हैं, जब हम पे आरोप होते हैं तो उसकी ताकत डबल आ जाती है मुझे। और पता भी पड़ता है कि लोग साथ कितने देने वाले लोग हैं। मैंने जब मतलब खुल के नाम मैं भी लेता हूँ, जब केसी वेणुगोपाल के तरफ से उन्होंने तो कुछ नहीं किया, किसी से केस लगवा दिया उसमें, तो मेरे पास इतने लोग आए, मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए कि जिन्होंने कहा कि हम कोर्ट में खड़े होकर बताते हैं कि हमारे सामने क्या हुआ। तब मैंने उनको कहा कि मैंने केसी वेणुगोपाल की तरफ फ्रंट नहीं खोला है, मैंने हरियाणा की हार की समीक्षा की। मेरे लिए चैप्टर वहाँ खत्म है। कोर्ट का केस मैंने लड़ते जाएंगे, वकील है, लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक आएंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन उसने केस किया करके कल से मैं उसके खिलाफ एक स्टोरी रोज प्लान करूँ, फिर वो पत्रकारिता नहीं, फिर वो पत्रकारिता नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रही है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डेवलपमेंटल स्टोरीज कम है। आज फिल्मों की समीक्षा, जहाँ सब बैठे हैं धनंजय है, आज फिल्मों की समीक्षा धनंजय की पढ़ने को मिलती है। एक समय था कि फिल्मों की समीक्षा पढ़ के टाइम्स ऑफ इंडिया में आप आपकी लैंग्वेज के नए नए फ्रेजेस, और वो फिल्म समीक्षा देखने के बाद, पढ़ने के बाद फिर फिल्म देखने जाते थे, या किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं देखा। आजकल समीक्षा के नाम पे पत्रकार आते हैं, शो देखते हैं, बाद में सब समोसे कचौरी या डिनर होता है, कॉकटेल, लिफाफे पकड़े जाते हैं, और जो वो कहता है वो छपता है, स्टोरी छपती है कि इसमें ये, इसमें देखने लायक ये है, इसमें देखने लायक ये है। 3 स्टार देने चाहिए, 3 स्टार देना है, नहीं देना है, वो सारे 3 स्टार चाहिए, 4 स्टार चाहिए, पहले से तय होता है। और इसका एक और पहलू है, मैं अभी क्योंकि फिल्म की बात की थी तो मैं अभी मुंबई था पिछले वीक, तो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे हमारे मित्र, उनके साथ बैठा था, तो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, कोई फीमेल आर्टिस्ट फाइनल करनी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसके जगह उसको लेंगे। तो उधर से बोला होगा कि सर नहीं, वो उसकी, बोले नहीं, उसकी इंस्टा फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। तो आज मुझे पहली बार समझ में आ गया कि फिल्मों में रोल आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर कितने हैं। तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स पूछा, बोले क्या है यार इंस्टाग्राम का फॉलोअर? बोले उसके जो ट्रेलर है ना हमारा, यदि उसने इंस्टाग्राम पे डाला तो 20 लाख लोग तो ऑटोमेटिक हाथ से उठा लेंगे। तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये फिल्म के एक्टर भी अपने लिए सोशल मीडिया के लिए लोग रख रहे हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़ाओ, फिर उसके लिए फिर हीरोइन वो अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स भी डालती है उसमें, ताकि लोग देखें। जैसा आपने कहा, हाई देखने पे सब लोग आ जाते हैं, एक फ़ोटो देखने के लिए सभी हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और ये नया मीडिया है, नए मीडिया के नए प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बस अपने आप को बचाए रखो और अपनी लाइन मत छोड़ो। जनता तुम्हारे साथ है, लोग भी साथ आते हैं। रेवेन्यू थोड़ा कम हो तो क्या है, ज़रूरतें वैसे भी कम है। धन्यवाद, आपने सुना इसलिए।